गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? संविधान सभा की बात हो गई थी, है ना। यानी कि जो संविधान सभा है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था सारा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम लोग देखें तो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था आपका कि संविधान कब अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 अपनाया गया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है। और संविधान दिवस के रूप में हम किसको मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को। ड्राफ्ट के बारे में हमने देखा था कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया है वो BN राव जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बेनेगल नरसिंह राव। ये कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी चले गए थे, हेग में जो है BN राव जी। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो फाइनल ड्राफ्ट हम लोग देखते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट खत्म हो गया था, जो असेंबली वाली बात हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी। हम लोगों ने देख लिया कैसे बना है। आज हम लोग का टॉपिक है उसमें कि हम लोग देखेंगे आपका सिंपल सा स्रोत, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या देखेंगे? नहीं, अभी इसमें एक चीज और रह गई है। वो क्या रह गया? वो कमेटी वाला पॉइंट अभी रह गया है ना। अभी शायद वो पॉइंट अभी नहीं बताया हमने। संविधान सभा की समितियां। तो ये तो आप लोग डायरेक्ट नोट से देख सकते हो जो समितियां हैं। ठीक है, संविधान सभा की जो समितियां हैं उसको ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए, ये वो समिति है मेन, जिनको हमें याद करना होता है। सबको रटने की जरूरत नहीं होती। इसमें से कहा जाता है कि 8 मेजर थी। मतलब इसमें जो टोटल हम लोग देखते हैं तो इसमें मेजर जो कमेटी थी, मेजर जो जिनकी ज्यादा वैल्यू थी वो 8 थी। और एक माइनर यानी कि छोटी जो समितियां थी वो करीब 13 थी। तो टोटल इस तरह से समितियां बनी थी जो संविधान सभा के लिए काम कर रही थी। तो ये 8 वाला ही ज्यादातर ध्यान रखा जाता है। 8 में भी सब कुछ नहीं, मेन मेन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक और इसमें से याद रखना होगा आपको जो इंपॉर्टेंट होता है, एक झंडा समिति। इसका क्वेश्चन बनता है, झंडा समिति, जो झंडा अ, हम लोगों ने लिया है उस समिति में कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो मेन है वो पर्सन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो चीज यहाँ शायद नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आप देखिए इसमें क्या क्या है, इसको डायरेक्ट याद करना होगा जो उसके अध्यक्ष हैं। आप लोग को सीधे कि किसके कौन है ये समिति के अध्यक्ष को आपको याद करना होगा। कैसे आप याद करेंगे समझिए। नियम एवं संचालन समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके कौन अध्यक्ष हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। प्रियम्बल, प्रस्तावना जो संविधान का है, और संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये जो समिति बनी थी उसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये अध्यक्ष लिखे गए हैं उनके सामने। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीति निर्देशक समिति, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटी कमेटी के कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ये जो सबसे नीचे लिखा है ना ड्राफ्टिंग कमेटी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना ही रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी वाला, क्योंकि इस कमेटी ने ही प्रारूप तैयार किया था संविधान का जो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ये लोग तो हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये क्वेश्चन बनता है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो वही है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है झंडा समिति का, कि झंडा समिति, जो झंडा हमने एक्सेप्ट किया है, तो उस समिति में कौन कौन लोग थे? तो मेन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भी सदस्य थे इसमें। सरोजनी नायडू भी थी इस झंडा समिति में, लेकिन हमें मेन अध्यक्ष से बात करनी है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको देखो ये अध्यक्ष याद करने ही पड़ेंगे कि कौन किस कमेटी के हैं। ठीक है। ये एक्चुअल में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक उस वाले में भी थे, मौलिक अधिकार वगैरह वाला, जो मौलिक अधिकार के लिए एक बना था कमेटी, मौलिक अधिकार वगैरह का, इसकी एक कमेटी बनी थी। तो इस कमेटी के भी जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, दोनों के। और ये जो अल्पसंख्यक समिति है वो इसके अंतर्गत ही आता था। ये मौलिक अधिकार की कमेटी बनी थी, की समिति। तो इसके भी जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल ही थे। ठीक है। नहीं, झंडा समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है, जो एक्सेप्ट हुआ है। जब ये कमेटी जब इसमें बनी है, मुख्य समितियों में जब संविधान सभा के लिए जो कमेटी बनी है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो संविधान सभा के लिए बनी है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये सब आपको याद करने होंगे पॉइंट्स जो भी हैं। अच्छा, आपको मेन फोकस रखना होगा ड्राफ्टिंग कमेटी पर, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी अगर हम कहें सबसे इंपॉर्टेंट में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ही जिसको याद रखना आपको। कब बनी थी स्टूडेंट्स? तो ये बनी है 29 अगस्त 1947 को। या 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई है, जो तैयार करेगा प्रारूप संविधान का, किस तरह का वो है। सदस्य देख लीजिए कौन कौन है इसमें। जो मेन अध्यक्ष हैं वो तो बी.आर. अम्बेडकर ही हैं। अन्य सदस्य में अगर आप देखें, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अब ये नाम पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी.पी. खोतान, या इनको खेतान भी कहते हैं, एन माधव राव। तो ये 3 लोगों को निर्दलीय कहा जाता है, मतलब ये कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। अगला आप देखोगे इसमें तो फिर है एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। अब दिख रहा है ना? ठीक है, वो ज्यादा छोटा हो गया था, अब देख लो इसको। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि एन गोपाल स्वामी अयंगर है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हैं, जिनको के एम मुंशी भी कहा जाता है, इनको के एम मुंशी भी कहा जाता है, के एम मुंशी शॉर्ट में। तो कई जगह आपको डायरेक्ट के एम मुंशी दिखता है, वो असल में वही है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। और फिर नीचे आपके कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी। और मुस्लिम लीग से जो सदस्य है वो है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। इसको ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुआ था? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था। ठीक है। अब आपको हमने बताया कि डी.पी. खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो उन्हीं को उसमें फिर आपका कृष्णाचारी देखने को मिले थे उनकी जगह, है ना।
तो इन लोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर हैं। अन्य मेंबर कौन है? अन्य मेंबर आपको पता चल गया कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, दीपिक होतान है जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कृष्णामचारी आ जाते हैं, है ना। बट ये सदस्य रहते हैं कुछ समय तक, कुछ समय के बाद आते हैं कृष्णामचारी। एन माधव राव हैं, इनके लिए भी एक आता है नाम, एक BL मित्र हैं। तो BL मित्र की जगह ये आते हैं। असल में क्या होता है कि पहले ये सदस्य नहीं थे, पहले कौन रहते हैं? BL मित्र रहते हैं, BL मित्र नाम के। तो वो फिर BL मित्र के बीमारी वगैरह या कुछ उनको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से BL मित्र की जगह फिर ये माधवराव आ जाते हैं। BL मित्र, ठीक है, BL मित्र की जगह फिर ये माधवराव आ जाते हैं। तो पहले शुरुआत में BL मित्र रहते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग का एक शामिल था ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसको शामिल किया गया था, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह शामिल था। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको इसमें। संविधान सभा वाले में एक कमेटी बचा था, कमेटी आपको ध्यान रख लेनी है मेन मेन। ड्राफ्टिंग कमेटी को तो इसको तो रट ही लो बिल्कुल। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक और बात, जो B.R. अम्बेडकर है ना, ये कहाँ से चुन के आए थे? जब ये चुनाव हुआ था और संविधान सभा के लिए, तो B.R. अम्बेडकर किस जगह से चुन करके संविधान सभा में आए थे? आपको हमने बताया था ना कि 389 मेंबरों को चुनना था। उस 389 मेंबरों में आपका 93 और 296 में बटा हुआ था। ये 93 कौन थी? देसी रियासतें थी, ठीक है, देसी रियासतें। और 296 कौन थी? ब्रिटिश के क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रोविंस। तो इन लोगों को निर्वाचन करना था, ये निर्वाचित होकर के आते थे। और ये लोग कैसे आने थे? मनोनीत होकर, जो राजा लोग मनोनीत करते हैं, तो इनको मनोनीत करना था और इनको निर्वाचन करना था। तो जो भी सदस्य थे वो सब निर्वाचित होकर के आए हुए हैं प्रेसिडेंसी से। तो B.R. अम्बेडकर एक्चुअल में इनको कहा जाता है कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, नोट कर लो सब लोग। अच्छा, कहानी समझिए कि क्या था। कि कहानी कुछ ऐसे थी स्टूडेंट्स के, एक्चुअल में पहले जब B.R. अम्बेडकर लड़े थे तो वही बम्बई वाले से लड़े थे, लेकिन बम्बई वाले से क्या हुआ था कि वो हार गए थे, ठीक है। नोट हो गया हो तो बताइएगा। क्लियर है सबको? तो झंडा समिति के कौन हो गए आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अन्य मेंबर भी थे। अब अन्य मेंबर में देखो सरोजिनी नायडू वगैरह भी थी, अबुल कलाम आजाद थे, है ना, जो झंडा समिति में है। तो झंडा समिति अगर आंसर पूछेगा, तदर्थ झंडा समिति जो संविधान सभा के समय बनी थी, अ, लगभग 23 जून 1947 के आसपास ये बनी थी, तो उसमें ये लोग शामिल थे, ठीक है। तो इनका आंसर ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद वाला।
जो बी आर अम्बेडकर थे वो पहले बम्बई वाले से उठे थे असल में वहां से, बट वो हार गए थे, उनको वो नहीं जीत पाए थे। तो अब क्योंकि इतने बड़े अब हैं, वो कह रहे थे कि हम संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, और संविधान सभा के सदस्य बनेंगे तो जब तक निर्वाचित नहीं होंगे तब तक बनेंगे कैसे, दिक्कत यहाँ थी। तो फिर वो पूर्वी बंगाल की तरफ से लड़े, बंगाल से, जो आज का क्षेत्र बांग्लादेश है, इधर से ये लड़े थे। तो जब वो उधर से वो लड़े तो वहां से वो जीत गए, और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, मतलब संविधान पर। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान के अलग होने की वजह से जिस क्षेत्र से ये जीते थे, बांग्लादेश वाले उस पार्ट में, वो तो बांग्लादेश के साथ चला गया, और बांग्लादेश के साथ चले जाने के कारण इनका तो रद्द हो गया भाई। अब सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि जो संविधान पे मेन काम कर रहा है वही सदस्य नहीं है संविधान सभा का। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। तो बंबई से पहले लड़े तो वो हार गए थे, जीते नहीं थे वहां से, फिर वो बंगाल की तरफ से लड़े थे, और जिस क्षेत्र से वो लड़े थे वो आज के डेट में बांग्लादेश में है। तो क्योंकि पूरा बंगाल ही बोला जाता था उस समय, पाकिस्तान में जाने की वजह से बहुत दिक्कत हुई। तो अब बड़ा मुद्दा फंस गया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य ही नहीं रहेगा और वो काम कर रहा है संविधान पे, कैसे चलेगा। तो किसी न किसी क्षेत्र से तो इनको जिताना ही पड़ेगा बी आर अम्बेडकर को। तब जो बी एन राव थे, बी एन राव, वो मेन व्यक्ति जो संवैधानिक सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार जो थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा, जो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भैया कुछ तो करो जिससे बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बन जाए, नहीं तो इस तरह कैसे काम चलेगा कि मेन व्यक्ति जो काम कर रहा है वही सदस्य नहीं है। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पीएम थे उस समय, तो उनसे मदद मांगी, अ, और उनसे कहा कि कुछ ऐसा करिए, कोई एक सीट खाली करवाइए, और जिससे ये मतलब बी आर अम्बेडकर को बनाया जा सके। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उस समय फिर वो चुनाव लड़के उस मतलब चुनाव कहिए जैसे भी कहिए, वहां पर उस सीट से वो बी आर अम्बेडकर चुने गए, और फिर वो संविधान सभा के सदस्य बने। तो इसलिए जब फाइनल बोला जाता है कि किस प्रेसिडेंसी से, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। लेकिन जब वो जीते थे पहली बार, तो वो बंगाल के क्षेत्र से जीते थे, जो कि बांग्लादेश में है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका बंगाल वाले से होता ही नहीं है, वो सीधे बोलेंगे कि जब संविधान सभा के इनको सदस्य बनाया गया तो ये किस प्रेसिडेंसी से आते थे, तो आप कहेंगे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे। एक्सेप्टेड आंसर यही है जो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई कि डीपी खेतान की मृत्यु पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, बार बार हम इसलिए बता रहे हैं। डीपी खेतान की मृत्यु जब हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद कौन बना था, कृष्णामचारी। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन बना था, कृष्णामचारी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, शामिल तो हुए थे लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर वो शामिल हो गए थे कृष्णामचारी, ये इनकी जगह है। अच्छा, दूसरा, एन माधव राव किसकी जगह आए हैं, तो एन माधव राव से पहले कौन था, एन माधव राव से पहले बीएल मित्र थे। कौन थे, बीएल मित्र। तो बीएल मित्र की जगह, बीएल मित्र की जगह, बीएल मित्र की जगह कौन आया था, माधव राव आए थे। तो दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि किसकी मृत्यु के बाद कृष्णामचारी आए हैं और किसकी जगह माधव राव शामिल हुए थे, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, यही आपका संविधान सभा का पॉइंट था। बाकी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा उन चीजों को। ठीक है, और ये जरूर याद कर लेना कि कौन सा क्या है। आगे बढ़ते हम लोग अब बात करते हैं संविधान के स्रोत की। तो हमारा जो टॉपिक अब रहेगा वो रहेगा अब संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत।
बी आर अम्बेडकर, हाँ, क्योंकि ब्रिटिश क्षेत्र से आए थे ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस से आता था उसको इलेक्ट किया जाता था ना। जो देसी रियासत से आते थे उनको मनोनीत किया जाता था, लेकिन जो उससे आते थे वो लोग इलेक्ट किए जाते थे, निर्वाचन होता था उनका, जो प्रेसिडेंसी से आते थे। अल्पसंख्यक समिति भी सरदार पटेल को दिखाया गया है। अच्छा देखो, आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो एक पॉइंट समझ लीजिए कि एक्चुअल में कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। आपको हम बता दें कि ये जो आप पॉइंट्स पढ़े हैं कि अल्पसंख्यक समिति भी सरदार पटेल को ही दिखाया गया है, उसमें थोड़ा सा समझने में फेर है, आपको हम क्लियर कर देते वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखो जिनको ये डाउट है, बुक्स में ऐसा रहता है, जो सरदार पटेल हैं, जो सरदार पटेल हैं, इन सरदार पटेल को एक मेन समिति थी, मेन समिति, जैसे आप ये देख रहे हो, प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल, और एक मेन समिति थी जिसको रखा गया था मौलिक अधिकार, पता है ना आपको। इस मौलिक अधिकार में 5 उप समितियां थी। जो एक कमेटी इनको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो एक कमेटी थी प्रांतीय संविधान समिति वाली, और एक जो थी इनके पास एक मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक था जिस पर इनको काम करना था। तो ये जो मौलिक अधिकार वाला पॉइंट था, ठीक है, इसमें 5 उप समितियां थी। उनमें से एक उप समिति का नाम यहाँ पर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अल्पसंख्यक समिति। तो इसमें एक जो थी वो अल्पसंख्यक समिति थी, ऐसे 5 थी अलग अलग। तो अब आप समझिए कि मौलिक अधिकार वाले समिति का मेन अध्यक्ष कौन है। तो मेन अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है ना, और इस मौलिक अधिकार में वो 5 समितियां हैं। तो उस 5 समितियों के लिए भी अलग अलग लोग बनाए गए थे। तो जैसे ये मौलिक अधिकार में जब ये अल्पसंख्यक समिति इंक्लूड हुई थी, तो उसको देखने के लिए एस सी मुखर्जी थे, लेकिन ये किसके अंडर में है, वल्लभ भाई पटेल के ही अंडर में है। इसलिए कई जगह आपको बुक्स में ये देखने को मिलता है कि वो अल्पसंख्यक समिति का डायरेक्ट वल्लभ भाई पटेल दे देते हैं। बट ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल सभी के लिए है, वो मौलिक अधिकार मेन नाम की वो कमेटी थी, उसके अंदर 5 उप समितियां थी, और उस 5 समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। बात हमारी समझ में आ रही है। इसलिए कई सारे बुक्स क्या करते हैं कि वो अल्पसंख्यक समिति को मुखर्जी न दे करके वो सीधे वल्लभ भाई पटेल दे देते हैं, बट ऐसे नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उप समिति के लिए हमने बना रखा था वहां पर, लेकिन ये सब लोग काम किसके अंडर कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल के अंदर ही काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा इस चीज को कंफर्म कर लीजिए अपना, है ना, ये डाउट में ना रहे कि किस तरह से चीजें हैं, हमने बता दिया, समझ गए। तो क्यों वो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष दे देते हैं, तो रीजन ये है इसका। हम्म, चलो आगे देखेंगे हम लोग जब संविधान, तब चीजें आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया पंकज, जो पूछा था? ठीक है, क्यों ऐसा था? बाद में ये चीजें ऐड की गई हैं, मूल कर्तव्य वगैरह जो है। ओके, चलिए हम देखते हैं जरा। नहीं, मौलिक अधिकार नहीं देवेंगे, मूल कर्तव्य। तुम कंफ्यूजन में आ रहे हो, तुम मौलिक अधिकार नहीं, दोनों में अंतर है। एक ड्यूटीज है, एक राइट्स है। एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट रुको, हम जरा शेयर कर दे, तुम लोग परेशान हो, पता नहीं क्यों नहीं तुम लोग को व्हाट्सएप का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, 3 दिन से कह रहे हो नहीं। शेयर कर चुके हैं हम ग्रुप में। इसको उस पे डालना पड़ेगा, टेलीग्राम पे हमें लग रहा है।
देखो हमने फिर से शेयर कर दिया, अब जो लोग नव हो वो देख लें उसे, ठीक है। हमने दोबारा शेयर कर दिया उसे, या तो आप लोग पहले ऐड नहीं रहे होंगे। आ गई ना, ठीक है। ओके। तो जो नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो नाम यहाँ पर आपको दे दिया गया है, वो सब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर आपके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। अब कमेटी आप समझ गए होंगे सारी। आते हैं हम अपने संविधान के स्रोत पर, ठीक है। पहले हम आपको आपकी पीडीएफ दिखा दें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं पीडीएफ में क्या है। ये जो पढ़ा रहे हैं वो वाली पीडीएफ नहीं है ये। क्या है तुम लोग का यार, समझ में नहीं आ रहा। पुराना वाला ही शेयर हो गया है क्या? नहीं भाई, नया वाला है ये। अच्छा वो नहीं है उसमें। ओके। चलो ठीक है, अब हम बाद में करेंगे, है ना। अब इसमें हम बार बार वो करेंगे तो होगा। हम क्लास के बाद तुरंत कर देंगे, आज तुरंत पहुंच जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद हम शेयर कर देंगे। देखो अब हम लोग बात करते हैं संविधान के स्रोत की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना है, किस तरह से इसको समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से। आपको हमने बताया था कि लगभग 60 देशों के संविधान को इन लोगों ने स्टडी किया और एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि किस देश से हमें क्या लेना है, ठीक है ना। इस कंक्लूजन पे लोग पहुंचे थे। अब उसी में वो क्वेश्चन किया जाता है कि कहाँ से क्या उठाया गया है। आप अगर समझें, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको बताया था, वहां से कई सारे पॉइंट लिए गए हैं। वहां से भी कई सारे पॉइंट्स आपको लिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन का संविधान जब आप देखोगे तो ब्रिटेन के संविधान से ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ना कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब सारा क्वेश्चन तो नहीं पूछता ना। तो वो हम आपको अभी बता देते हैं कि कौन कौन सा याद करना है, मेन मेन पॉइंट्स, ठीक है ना। आपके लिए पीडीएफ रहेगा, वो पढ़ते रहिएगा, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको 100% याद ही रखना है। तो ब्रिटेन के संविधान से आपको ये सारी कई सारे पॉइंट्स हैं। अमेरिका का जो संविधान है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, उससे कितने पॉइंट्स लिए गए हैं, तो ये पॉइंट्स उससे लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। क्लियर है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कुछ। कनाडा का संविधान, वहां से ये पॉइंट्स लिए गए हैं। सोवियत यूनियन जो कि आज का रूस है, तो पहले वो सोवियत यूनियन के रूप में था, तो वहां से ये चीजें ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या उठाया हुआ है। जर्मनी के संविधान से हमने कौन से अच्छे पॉइंट्स लिए हैं उसके। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें देखने पड़े। अच्छा, अब इसमें देखो एक पॉइंट, संविधान का लगभग 75% भाग 1935 अधिनियम से लिया गया है, इसलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये काफी बड़ा रोल अदा करता है हमारे संविधान के स्रोत में। तो वही पॉइंट इन लोगों ने लिख रखा है कि लगभग 75% भाग हमारा इस गवर्नमेंट एक्ट से ही है। अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है, जो लिखा हुआ नहीं उस तरह से। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, लिखित तो है लेकिन सबसे छोटा है, 7 ही अनुच्छेद है। तो सबसे छोटा संविधान जिसका बोला जाता है वो अमेरिका का बोला जाता है। ये रिटेन है, लेकिन ये जो ब्रिटेन वाला है वो रिटेन नहीं है, ठीक है। और ब्रिटेन को फर्स्ट हाउस ऑफ वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। ये जो इसका बना था वो। और सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, ये सबको पता है, भारत का, हमारा देश, जिसने कई सारे देशों से इकट्ठा करके और अपना संविधान बनाया है। तो दोनों पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, क्लास जैसी खत्म होगी उसके बाद हम दोनों आपको शेयर कर देंगे, पीछे वाला भी और ये वाला भी। आइए अब हम बात करते हैं एक एक करके कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है।
ठीक है ना। सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो पीडीएफ रहेगी, आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे। हम लोग अब देखते हैं कि मेन मेन पॉइंट्स क्या याद किया जाए। चलो सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। समझिए जरा मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इसको याद कर लो, ये वाला पॉइंट। ओके, और इसको याद कर लो आप, ये लैंग्वेज वाला एल। और यहां से आप इसको याद कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हैं, टी आर ए से बन जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे व्यापार। ये एक पॉइंट आएगा। दूसरा जो एल वाला पॉइंट है, एल, तो एल से बनेगा आपका लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना की भाषा। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसी टीआर से ही एक शब्द और समझेंगे, तो हम टीआर से थर्ड बोल सकते हैं। एक याद कर लीजिएगा, टीआर यानी कि थर्ड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, थर्ड लिस्ट। और थर्ड लिस्ट आप जानते हैं कि क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। नोट करो सभी जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपसे कहा कि सबसे मेन पॉइंट जो आपको इसके लिए याद रखना है, जो भूलना नहीं है, बाकी पॉइंट्स ढेर सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कैसे याद रखोगे, तो हमने आपको कहा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में शब्द आप समझिए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में टीआरए एक शब्द आएगा, तो टीआरए से हम दो चीजें बना लेंगे। टीआरए से हम एक शब्द ट्रेड यूज कर लेंगे, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और इसी टीआरए से हम थर्ड बोल देंगे। तो थर्ड लिस्ट, जैसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती। एक लिस्ट थी फेडरल लिस्ट यानी सेंट्रल वाली, एक लिस्ट थी आपकी स्टेट लिस्ट, प्रांतीय सूची, और एक थी आपकी ये 1935 वाले में, याद है, तीन सूची थी। केंद्र कानून बना सकता है, एक पर राज्य बना सकता है, एक पर दोनों बना सकते हैं। तो तीन पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल से क्या ध्यान रखोगे आप, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है। दो अलग अलग चीजें हैं, प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है, वो दूसरे देश से है। थॉट ऑफ प्रियम्बल वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। प्रियम्बल की जो भाषा यूज की गई है उसको व्यक्त करने की, वो ऑस्ट्रेलिया से। तो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो हम कहते हैं, वो एल से देख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरी बात हम लोग करते हैं अब फ्रांस की। फ्रांस, कि फ्रांस से क्या लिया गया है।
ठीक है, फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है। अब जरा समझना, ये जो FRA है, ठीक है, पूरा तीनों अगर हम शब्द समझें, तो इस FRA से हम लोग एक शब्द निकाल के लाते हैं, फ्रैटरनिटी। फ्रैटरनिटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा, ठीक है ना। और जब भी फ्रैटरनिटी शब्द यूज हो तो तीन शब्द एक साथ चलते हैं। भाई बंधुत्व भाईचारा है, तो भाईचारा कब होगा, जब आप इक्वलिटी की बात करेंगे, समानता, हर कोई समानता से रहे, ठीक। जब आप क्या, लिबर्टी की बात करेंगे, स्वतंत्रता, क्लियर है, ये बात होगी। तो आप क्या कहेंगे इसको, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आदर्श किससे लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए। तो ये जो हम बार बार अपना बोलते हैं भाईचारा वगैरह, इक्वल हमें रहना चाहिए, सबके लिए समान चीजें हैं, तो ये जो चीज ली गई है वो फ्रांस से ली गई है। क्लियर, आपको वर्ड याद रखना है फ्रेटर्निटी। और जब भी बंधुत्व की बात आती है तो आप लोग ध्यान क्या रखेंगे स्टूडेंट, कि बंधुत्व का मतलब है कि भाईचारा, सब लोग आपस में समान रहे, सब लोग स्वतंत्र है, कोई किसी के उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो तीनों शब्द एक साथ यूज होते हैं, हम इक्वल हैं, हम भाईचारे की तरह रहेंगे, ठीक है ना, और सभी स्वतंत्र रहेंगे, कोई किसी की आजादी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां से एक शब्द और समझ सकते हो जो हमें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, आर से। तो आर से एक शब्द आप याद कर सकते हो, रिपब्लिक, गणतंत्र। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जो गणतंत्र वाला पॉइंट है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, गणतंत्र, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस से लिया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक यानी गणतंत्र का जो भी पॉइंट हम लोग देखते हैं वो हमारे फ्रांस से लिया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब समझिए जरा, हमने ऊपर बताया ऑस्ट्रेलिया से, तो TRA से आपने देख लिया ट्रेड, ट्रेड सब यूज कर लिया। और थर्ड TR से ये यूज कर सकते हैं, थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट कौन से, कॉन्करेंट। और ये एल से हम लोग क्या कर देंगे, लैंग्वेज। और किसकी लैंग्वेज, प्रियम्बल की लैंग्वेज, प्रस्तावना की। अब जरा आप अपना PDF देखिए, अब आपका अगर हम आपको PDF जो भेजेंगे वो आप देख लीजिएगा, जरा पढ़िए इसको। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि हम आपको केवल मेन बता रहे हैं जिसको आपको याद करना है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखिए जो आपकी PDF में लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि आपका थर्ड वाला है। क्लियर है, थर्ड लिस्ट समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। व्यापार की स्वतंत्रता, वही ट्रेड वाला, ऑस्ट्रेलिया में जो TRA आ रहा है ट्रेड वो। प्रियम्बल की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, उद्देशिका की भाषा, जो L से आएगा ऑस्ट्रेलिया में। एक और इसमें है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाला प्रावधान, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। तो ये PDF में आपके है। हमें जो मेन याद रखना होता है वो आपके तीन पॉइंट्स, आपके एक समवर्ती सूची वाला, एक प्रेम्बल की भाषा वाला, एक ये वाला, वो तीनों हमने यूज कर लिया है आपके ट्रिक में। फ्रांस वाले का अगर आप देखेंगे, तो फ्रांस वाले में आप देख लीजिए एक पॉइंट जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श। बंधुत्व बोलते हैं फ्रेटर्निटी को, और फ्रांस में ही वो शब्द आता है, FRANC, FRA। तो FRA फ्रेटर्निटी होता है। तो ये एक पॉइंट था। इसके अलावा एक पॉइंट और हमने बताया था आपको, फ्रांस के संविधान से कौन लिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जो गणतंत्र वाला पॉइंट है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है ना, दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको, एवरीवन आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा अगला वाला, जर्मनी का। एक अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं, जर्मनी। तो जर्मनी से क्या हुआ,
जर्मनी से हम क्या याद करेंगे? जर्मनी से हम क्या याद करेंगे? आप याद करेंगे कि जर्मनी से जो हमने लिया है वो है आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे देश में जब आपातकाल से कोई रिलेटेड चीजें होती है और ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है इमरजेंसी लगाने वाला, ये कॉन्सेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो आप कहेंगे ये जर्मनी के संविधान से लिया था। जो भी हमारी इमरजेंसी वाले पॉइंट्स हैं देश में जब आपातकाल वाला लगता है। अब ऐसे याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे? जर्मनी में कौन है? हिटलर है। हिटलर ने क्या किया? हिटलर वैसे ही तानाशाह था। तो हिटलर जब तानाशाह, अच्छा, इमरजेंसी जब लगती है तो आपके राइट्स काम नहीं करते, मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं ये सब आपके हटा दिए जाएंगे, उस समय कोई चीज काम नहीं करती, ठीक है, सब सस्पेंड हो जाता है। तो आपात तो हिटलर है, हिटलर ने क्या कर रखा है? तानाशाह है। तो तानाशाह का मतलब वो अपना चला रहा है, तो एक प्रकार से उसके देश में क्या चल रहा है? इमरजेंसी ही चल रही है भाई। तानाशाही चल रही है ना, तो तानाशाही का मतलब क्या? आपके कोई अधिकार काम नहीं करेंगे, जो हिटलर कहेगा वही होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? और हिटलर वैसा था भी। तो इस तरह से याद कर सकते हो कि जर्मनी में कौन था? हिटलर था। और हिटलर क्या करता था? ज्यादातर अपनी तानाशाही चलाया करता था, तो एक प्रकार से आपातकाल की स्थिति ही रहा करती थी, है ना। तो इस तरह से याद कर लोगे कि जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है? आपातकाल से रिलेटेड चीजों को लिया है। और इस समय हमारे मूल अधिकार काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये तो अभी आएगा इमरजेंसी प्रावधान। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलो, जर्मनी भी याद हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका। अगला जरा स्टूडेंट समझिए, दक्षिण अफ्रीका से कौन सा लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से कौन सा लिया गया है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सर इमरजेंसी होता क्या है? इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय। तुमको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा चिल्लाओ आजादी आजादी, आजादी न दी जाएगी। कहोगे हमको वकील चाहिए, वो कहेंगे हम न देंगे। नहीं, हम मिलेंगे, हमारा मूल अधिकार क्या है? कहते आपातकाल में मूल अधिकार काम ही नहीं करता। अब बताओ, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं। तो इमरजेंसी का मतलब उस समय लगा था इंदिरा गांधी जी के समय। और जो भी सरकार के खिलाफ कोई भी खबर छापता था सब जेल में बंद, बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस, बिना वकील, बिना न्यायालय, कुछ नहीं, आपको बंद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, कैसे याद करेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? आपको कैसे याद रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है? बताएं। चलो बताओ किसी बहुत महान व्यक्ति का जो इंडिया के थे लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, कौन? यस एवरीवन, ममता, राफिया, संदीप, रजनी, सच्चिदानंद, आरती, सौरभ, संदीप। चलिए, गांधी जी, सब लोग गांधी जी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो हुआ क्या कि गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में संशोधन किए।
सबसे पहले वहां के हालातों को सही किए, फिर कहते हैं चलो भारत को चेंज करते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो गांधी जी ने पहले संशोधन कहाँ पे करवाया? दक्षिण अफ्रीका में। फिर वहीं से लेकर के कहाँ चले आए? भारत में। तो कहते हैं चलो यहाँ भी संशोधन करेंगे। हो गया संविधान संशोधन। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। यस एवरीवन, ठीक है। तो पहले जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने जब बहुत सारे चेंजेस कर दिए, तो कहते हैं वाह ये तो अपने देश में भी लागू हो सकता है, चलो चलते हैं लेके। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी वहां से आए, तो पहले वहां उन्होंने संशोधन कराए, फिर अपने देश में हो गए। तो अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है, वो अमेंडमेंट की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। सिंपल सा याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जापान से। ओके, जापान। जापान, क्या कहोगे? जाओ पान खाओ। जापान। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर established बाय लॉ। ठीक है। देखिए जापान में आप क्या करिए, इसको ऐसे समझ लीजिए ट्रिक में। जान, तो पा हटा दीजिए और इसको कर लीजिए जान। ठीक है। तो जापान में जो पा है उसको हटा करके कर लीजिए जान। और जान का मतलब यहाँ पे तुम्हारी जान नहीं, जान का मतलब यहाँ पे लाइफ से है, अपनी अपनी जान। ठीक है। हाँ। तो ऐसा अगर कुछ होता है हमारे उससे रिलेटेड, तो एक्चुअल में उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कानून के दायरे में रहकर हम चीजों को करें। मतलब कोई खतरा आपको अगर अपने लाइफ से रिलेटेड होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं कि अगर हमें अपना खतरा है तो हम वो कदम उठा सकते हैं। जैसे आज भी प्रावधान है बहुत सारे कि वो कानूनन माना जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको मारने वाला है, तो आप अपने बचाव में वो चीज कर सकते हैं। है ना ये चीज? अधिकार दिया गया है ना। बट ये ना रहे कि आप इसका गलत यूज करके और कह दें कि भैया वो मार नहीं आ रहा था हमें, हमने पहले ही मार दिया। मतलब जब आपको एकदम थ्रेट लगे उस तरह से, तब आप वो चीजें करें। ठीक है ना। वाई प्लस मिल जाती है, देखो ये एकदम खत्म ही है सब। मतलब हम समझ रहे हैं बेटा तुम क्या कहना चाह रहे हो कि वाई प्लस सुरक्षा मिल जाती है। हाँ। मतलब एक बार बस कहने कह दो कि भैया हमारी जान को खतरा है, और बस जो जो पार्टी सरकार में हो बस उसी का फेवर कर दो खाली, देखो तुमको मिल जाएगा ना। और दो चार बार एक या तो अपने ही आदमी से कह के अटैक करवा दो, दो चार बार अटैक करवा दो, देखो भैया रात में हम जा रहे थे अटैक हो गया है, खतरा मिल रहा है, और संविधान हमें कहता है कि भैया सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, देखो संविधान में तो है ना। तो कहते हैं हाँ। ठीक है। ड्रीम्स आ जाए तब भी मिल जाता है, देखो एक और मिला, ये कह रहा है सपने में भी अगर आ जाए तो भी मिल जाती है सुरक्षा। ये अलग अलग किस्म के प्राणी है भाई। इसका एग्जाम्पल दो जरा, जिसको सपने में आया हो और उसको लगा हो कि हमारे खतरा है, चलो कल से हम और ले लेते हैं सुरक्षा। मतलब कुछ भी लिखते हो तुम लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसीजर वगैरह। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट रसिया वाले पर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। यूएसएसआर, जिसको अब कहा जाता है रसिया, पहले सोवियत संघ कहलाता था, सोवियत संघ। अब इसको हम लोग रूस यानी रसिया कहते हैं। तो यहां से क्या लिया गया है? रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य।
मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्चुअल में आपको बता दें, जो 5 साल का प्लान लिया गया था ना, 5 ईयर प्लान, वो यहीं से लिया गया था। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक और पॉइंट जानना चाहते हैं तो 5 ईयर प्लान यहीं से लिया गया था, रूस वाले से लिया गया। अब इस पर याद करने के लिए देखो वैसा कोई ट्रिक नहीं है, एक ही हमको याद करना है सीधा सा, तो ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। वैसे अगर याद करना चाहो तो रोज रसिया के साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है भाई, रसिया के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो फ्रेंडशिप में क्या आता है, एफ आता है, फ्रेंडशिप, एफ। उसी से आप 5 ईयर प्लान आप कर सकते हैं। जैसे रसिया से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, फ्रेंडशिप, फ्रेंड है ये हमारा, और 5 ईयर प्लान उसी से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में वही आता है। तो रसिया को आप एक प्रकार से समझ सकते हैं फ्रेंड के रिलेशन में, अगर आप समझना चाहें कि बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, तो कौन सबसे अच्छा दोस्त है, रसिया है। और एफ में ही दो शब्द आ जाएंगे, एक फंडामेंटल ड्यूटीज, एक आपका 5 ईयर प्लान। तो ये इस तरह से कुछ बन जाता है, बट आप ये सीधा याद कर सकते हैं। अरे 5 साल का प्लान बनता नहीं था शुरुआत में, फिर ये जब नीति आयोग आया तो 5 ईयर प्लान खत्म कर दिया गया। नीति आयोग के पहले 5 ईयर प्लान चला करता था, हर 5 साल पे रिव्यू होता था, वो आपके उद्धार के लिए होता था कि हम आपको 5 साल में कितना उन्नत करेंगे। तो पूरे देश के लिए वो 5 ईयर प्लान आता था कि चलिए हम आपको बढ़िया गरीबी हटा करके हम आपको ऊपर तक लाने वाले हैं इस 5 साल में। वो अलग बात है कि हर बार 5 साल 5 साल होता रहा, और फिर आगे आकर के वही पंचवर्षीय योजना जिसे कहते हैं, 5 ईयर प्लान हिंदी में पंचवर्षीय योजना। अरे तुम लोग हिंदी हैं, पंचवर्षीय योजना। जैसे योजना आयोग लागू किया करता था, फिर उसी योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो वो नीति आयोग बन गया है आपका। ठीक है, योजना आयोग की जगह। तो ये रसिया का था। तो रसिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। और फ्रेंड से हमारे दोनों सब मिल जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। देखिए दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। फंडामेंटल राइट्स अलग है, वो मूल अधिकार है, और फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, ये मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये हैं, क्योंकि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अमेरिका से हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रशिया से हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला वाला, आयरलैंड। अगला हेडिंग डालिएगा, आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। ठीक है, पहले हम आपको आपकी पीडीएफ दिखा दें ताकि पढ़ लो, जिससे आपको ये याद हो जाए, फिर हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये आयरलैंड है, आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या ले रखा है, नीति निर्देशक तत्व। अब ये सब डिस्कस होगा, जैसे हम लोग आर्टिकल्स पे चलेंगे, एक एक करके सब डिस्कस होगा। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या ले रखा है, एक ले रखा है नीति निर्देशक तत्व, सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, हल्के में आयरलैंड मत लेना, आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये आयरलैंड, अमेरिका, सब इंपॉर्टेंट है, वैसे जो जो कंट्री बताते जा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी ये लोग काफी इंपॉर्टेंट है। तो डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, इसका डिस्कशन हम करेंगे, अभी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है, अभी आप समझ लो, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो आयरलैंड से लिया गया है। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स मनोनीत जो होते हैं, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित हो, थोड़ा मतलब किसी चीज में बहुत अच्छा हो, तो उसको हम लोग राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर बनाए गए, ठीक है, हेमा मालिनी भी बनाई गई थी। हेमा मालिनी बनी थी क्या, राज्यसभा की नहीं बनी, ये बने कौन, सचिन तेंदुलकर। लेकिन वो अलग बात है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो अ, उपस्थित कितने रहे होंगे पता नहीं, कितनी बार वो शामिल हुए होंगे वहां,
लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर, तो वो क्योंकि किसी फील्ड में बहुत अच्छे थे, तो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह के जो प्रावधान थे वो आयरलैंड में थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन हो, ठीक है ना, शिक्षित हो, तो उसको हम एक मेंबर बना सकते हैं। ये आयरलैंड के संविधान में था प्रावधान, तो उसी से ले लिया गया। और हमने कहा कि जब राज्यसभा के मेंबर को मनोनीत करना होगा तो हम इन क्राइटेरिया का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन में भी हम लोग आयरलैंड के उसमें देखते हैं। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, अब आप इसको कैसे देखेंगे वो समझिए। तो आयरलैंड में आप थोड़ा सा चीजों को समझिए। आर एक शब्द ले लीजिए इसमें से, तो आर से हम देख लेंगे राज्यसभा, ठीक है। ई आप एक शब्द ले लो, तो ई से आप ले लो इलेक्शन, ठीक है। और एक शब्द आप ले लो डी, तो डी से आप ले लो डीपीएसपी। तो अब पॉइंट ये आया कि इलेक्शन किसका, तो इलेक्शन राष्ट्रपति का। और राज्यसभा के लिए क्या, तो राज्यसभा के सदस्यों का। और डीपीएसपी की फुल फॉर्म आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, तो उसको सीधे हिंदी में समझ लो आप, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो आई होप कि वो तीनों पॉइंट आपको याद हो गए। तो आयरलैंड में ही हमने वो चीज देख ली। कैसे, आर से आप समझ लीजिए कि राज्यसभा को कर लीजिए, तो राज्यसभा से हमें क्या याद हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन करना है। ई से आप क्या याद कर लो, इसके आयरलैंड में इलेक्शन होना है, और इलेक्शन किसका होना है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है। और जो लास्ट में डी है उससे आप याद कर लो डीपीएसपी। सिंपल, तीनों पॉइंट याद हो गए। तो आपको उनके नाम से ही आंसर मिल जाएंगे, नाम से ही आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग जरा अमेरिका पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है, भैया अगर हम कहें पावरफुल है, सबसे पावरफुल कंट्री है ना, तो हम एक प्रकार से देखें पावरफुल कंट्री है कि नहीं, है पावरफुल। ओके, चलिए अमेरिका का संविधान जरा अपनी पीडीएफ देखिए। तो आपके पीडीएफ में जब हम लोग देखेंगे इसमें, तो एक सबसे बड़ी बात है, आप जब सबसे पहले ऊपर ही देखेंगे प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हम जब भी संविधान को ओपन करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना देखने को मिलता है, जो प्रियम्बल बताया गया है। और आपको पता होगा कि ये प्रियम्बल कैसे लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुआ था, आपको अगर याद हो, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर वाले पॉइंट में हुआ था 1946 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उसको देखा था, तो ये प्रियम्बल लिया गया है। तो अब हमारा संविधान जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो देखने को मिलता है, तो सबसे पावरफुल की गई है मूल अधिकार। भाई आप पावरफुल कब रहेंगे, आपसे कहा जाएगा कि आप बिल्कुल एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आपके पास फंडामेंटल राइट्स है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई भी। बस कुछ कंडीशंस है जिसको छोड़कर, जैसे आपातकाल वगैरह। तो फंडामेंटल राइट्स आपके पास कुछ हैं जिसको आप मिलते ही आप कहते हैं वाह मैं बहुत पावरफुल, क्यों, जैसे कोई बात आएगी हम कह देंगे भैया हमें ये अधिकार मिला हुआ है। तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री, तो वहां से हम लोग क्या चीजें लेने वाले हैं, जो सब पावरफुल चीजें हैं वही हमें मिलने वाली है। फंडामेंटल राइट्स बहुत पावरफुल थिंग है आपके लिए, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बस कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकता है जब आपातकाल वगैरह होता है, नहीं तो बाकी कहीं नहीं होता। ठीक है, और उसमें भी ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स वगैरह को नहीं किया जाता, कुछ ही होते हैं जो ऐसा किया जाता है, नहीं तो ये आपके पास रहता ही रहता है। एक आप जरा समझिए कि एक जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक उच्चतम न्यायालय वगैरह का है, ये वाला पॉइंट।
न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना या उनकी नियुक्ति, ये सब है, ठीक है ना। आप अगर जब पढ़ोगे ना इसको स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके पास। समझिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये समझते हो ये क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई निर्णय दे रखा है, मान लो लोअर कोर्ट ने किसी मामले पर कुछ अपने डिसीजन दे रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट, तो आप ऐसे समझ लो कि सबसे पावरफुल कौन? तो सुप्रीम कोर्ट है न्याय के मामले में। तो हम जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें होंगी न्याय वगैरह की, वो हम कहाँ से लेंगे? एक पावरफुल कंट्री से लेंगे। अब पावरफुल कंट्री कौन? अमेरिका। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी न्याय से रिलेटेड, वो सब हम अमेरिका से ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर यही है। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन करने का किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कोर्ट आपके कोई डिसीजन देता है और आप सोच रहे हैं कि ये इसने गलत दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन करेगा, मतलब फिर से उसको सुनेगा, कहेगा कि हम इस केस को फिर ओपन कर रहे हैं भैया, आप अपनी सुनवाई शुरू करिए। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है और अमेरिका भी बहुत पावरफुल है, तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? आप अब जरा देखिए, राष्ट्रपति सेना प्रमुख के रूप में, तो अब राष्ट्रपति सबसे ऊपर है भाई, सेना प्रमुख इसलिए उसको बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से लिया जाएगा? जहां का ये सबसे ऊपर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका, जिसने ये चीजें शुरू करी हैं। तो अमेरिका पावरफुल कंट्री बनता गया, क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे जिसने उसको हमेशा ऊपर बनाए रखा। तो अब चाहे वो जुडिशियल से रिलेटेड हो, न्याय से, चाहे वो आपका राष्ट्रपति सेना प्रमुख के रूप में हो, ये चीजें उसने दी थी, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया सबको? तो दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट बता दे, कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एक आप याद कर लो, प्रस्तावना वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रस्तावना वाला आप याद कर लो कि अमेरिका वाले में सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या याद करेंगे? प्रस्तावना, प्रियम्बल लिया गया है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। दूसरा आप इसमें मूल अधिकार याद कर लो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तीसरा आप इसमें याद कर लीजिए, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, हम ही बाहर हो गए। आ गए, वापस आ गए।
नेटवर्क इश्यू बहुत चल रहा था अभी, अब ठीक हो गया है। क्लियर हो गया? अगर हम आपसे पूछे स्टूडेंट्स कि आप बताइए कि जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लिया गया है, लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो किससे लिया गया है? ठीक है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो किससे लिया गया है? तो आपको हमने बता ही दिया था कि जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेरिका वाला, जबकि जो लिखित संविधान नहीं था वो ब्रिटेन वाला। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसके साथ किससे लिया गया है, तो हम कहेंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगी, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलेटेड बात है, तो वो आपका किससे लिया गया है? अमेरिका। क्योंकि आप इससे याद कर सकते हो जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक है ना, तो आप उससे याद कर सकते हो। मूल अधिकार से अगर कोई रिलेटेड पॉइंट आपके पास है कि ये सब चीजें किससे ली गई हैं, तो आप कहेंगे सर हम ये अमेरिका से ही लिए हुए हैं। प्रस्तावना जो है वो आपका यहाँ से है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको हटाया जाना, ये सब भी हो सकता है। इवन जो प्रेसिडेंट है वो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है या सेना का प्रमुख कहा जाता है, तो वो किससे है? आपका अमेरिका से ही है। क्लियर हो गया? मतलब जितने सर्वोच्च पद की चीजें हैं, जो इसको टॉप पर रखेगा इन चीजों को, वो सब अमेरिका से हैं। आप चाहे देखिए, प्रेसिडेंट टॉप पोजीशन आर्मी का वही है। न्याय में सुप्रीम कोर्ट टॉप पोजीशन वही है। ठीक है ना? जो भी चीजें मेन मेन है ऊपर वाली सब इनको दे दी गई है। मौलिक अधिकार जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, इससे आप अपने को महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं भैया, हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, यानी आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो ये भी एक आपके लिए टॉप ही है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स, वो भी आपके इससे लिया गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हम अमेरिका से ही लिए हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया सबको? इवन राज्यसभा का जो सभापति बनता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति को बनाया जा सकता है ना? यस या नो? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं ना? हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से ही लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से ही लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा की ये एक चेयरमैन की तरह जो काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो अमेरिका से ही लिया गया है। पदेन सभापति जिसे बोलते हैं हिंदी में, मतलब अगर आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं तो उसी को हम लोग एक प्रकार से पदेन सभापति कहा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपके उसमें पीडीएफ में नहीं है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट शायद उसमें नहीं है, तो देख लेते हैं शायद है कि नहीं। अगर है तो कोई बात नहीं। देखो कौन कौन सा पॉइंट आपको दे दिया है हमने। एक हमने आपको दे दिया प्रस्तावना, ये तो क्लियर हो गया। प्रेम्बल जो लिया गया है, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग का ही है। दूसरा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, बाकी निर्वाचक मंडल वगैरह वो ठीक ही है। न्यायिक पुनरावली कौन, ये है तो उपराष्ट्रपति। बट इसमें एक ऐड करना होगा आपको, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है, ये या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में अगर कहना है तो, एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन
ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हो आप, जहां पे लिख रहे हो वहां पर डायरेक्ट नोट कर सकते हो। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति एक प्रकार से आपका होता है जो राज्यसभा का है, तो ये पॉइंट अमेरिका से ही लिया गया है। बाकी आप देखो, राष्ट्रपति सेना के प्रमुख में के रूप में, तीनों सेनाओं का प्रमुख है ये, तो राष्ट्रपति रखा जाता है एक प्रकार से, तो वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और सभी को इक्वल समानता, वो सब ये है पॉइंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, वो आपका अमेरिका से ही है। एक उच्चतम न्याय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, यह भी अभी हमने आपको बताया है, ये पॉइंट आपका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सिंपल है, मेन मेन पॉइंट सारे हैं आपके पास। लिखित का मतलब देखो, जैसे हम लोग का संविधान हाथ से लिखा गया, हमने बताया तो था कि रिटेन है। इंग्लिश वाले में हमने बताया था आपका, प्रेम बिहारी राय ज्यादा, जिन्होंने इंग्लिश कैलीग्राफी करी थी। तो रिटेन का मतलब वो लिखा गया है यहाँ से, जो रिटेन नहीं है मतलब उसको लिखा नहीं गया है यहाँ से, हम लोगों का हाथ से लिखा गया है, इसलिए रिटेन कहा जाता है उसे। ठीक है। और ये हमने देख लिया इसको। तो अमेरिका का क्लियर हुआ एवरीवन? अमेरिका का क्लियर हुआ, हाँ या ना? सबसे जो टॉप की चीजें हैं, क्या दिक्कत है रौनक, तुम्हें काहे नहीं क्लियर हुआ? काहे सर हिला रहे हो? ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे का मतलब होता है नहीं, ऐसे ऐसे का मतलब होता है हाँ। चलिए एक और इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखो भैया, डिटेल का डिस्कशन हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब आप ये महाभियोग क्या होता है ये सब हम यहाँ नहीं बताएंगे, अभी परेशान बिल्कुल मत हो, ये सब आने वाला है, बकायदे आर्टिकल के साथ आएगा, किस आर्टिकल में ये प्रावधान है। तो परेशान बिल्कुल मत हो, एक एक चीज डिस्कशन होगी। ठीक है। अब एक ही जगह पे सब नहीं पढ़ा जाता। अरे जब तुम्हारे लिए आर्टिकल बने हैं, सब चीज डिफाइन है, एक एक आर्टिकल में सब डिफाइन है, तो जब डिस्कशन होगा तो हम डिटेल बताएंगे कि कब क्या होना है। चले अब आप देखिए, इसमें अगला हम लोग देख लेते हैं ब्रिटेन वाला। मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटेन जिसने यहाँ पर राज किया। अब देखिए कि उनके संविधान से क्या लिया गया है, कि मतलब उन लोगों ने क्या ऐसा दिया कि जो हम लोगों ने कंसीडर किया है ब्रिटेन वालों से। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बता दें स्टूडेंट्स, आप समझते होंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय व्यवस्था आप अगर देखें तो हम लोग पीछे जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब जो व्यवस्था है वो दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। द्विसदनी व्यवस्था आ गई थी एक प्रकार से, जब भी कोई परिषद बनता था तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक प्रकार से काम करने लग रहा था, तो ये सब ब्रिटिश से ही मिल रहा है हमें। ठीक है। अनुराग सर आपके पीछे जिम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, चले गए, अच्छा। तो ब्रिटेन के संविधान से आपका हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पूरा काम कर रहा है ये लिया किससे हमने, तो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश से लिया। और ये बहुत इजी है, आप पीछे से इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते आ रहे हैं कि अब तक याद हो चुका होगा कि जो भी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है सब उन्हीं से मिला है। ठीक है ना? ओके। और कोई चीज जो ब्रिटेन से मिली है? द्विसदनी व्यवस्था, ये सब आप इसमें दे सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब भाई देखो, एक सेंटेंस में कहें तो पार्लियामेंट्री में सब हो गया। अब चाहे हम कहें आपसे कैबिनेट व्यवस्था किससे ली गई, तो भाई संसद में बैठने के लिए तो कैबिनेट जो मेंबर है वो बने हुए हैं। तो एक प्रकार से अगर आप कहोगे कि सर कैबिनेट व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई, कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। द्विसदनी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई।
बाई कैमरल सिस्टम, तभी तो लोकसभा राज्यसभा बना था। ठीक है, वही हो गया बाई कैमरल पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसका प्रावधान किसके तहत है? किससे ये प्रावधान लिया गया है लोकसभा का स्पीकर? आप लोग बताइए जल्दी से। ब्रिटेन। ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, क्योंकि संसद में ही बैठना है। संसद का मतलब वही आपका एक लोकसभा एक राज्यसभा, वो सब बैठे हुए हैं वहां पर, उसमें है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन से लिया जाएगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था बहुत आसान है भाई, संसद की बात हो रही है, संसद में दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा वही है। कैबिनेट मिनिस्टर वो सब आपके एक प्रकार से मेंबर ही तो हैं उसके, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी वही है। ठीक है, नागरिकता वाला जो पॉइंट लिया गया है इसको याद कर लीजिएगा, सिटीजनशिप वाला, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। क्या आपको एकल नागरिकता मतलब आप या तो भारत के बनिए या तो कहीं और के बनिए, अगर वहां की बनते हैं तो भारत की नागरिकता आपको छोड़नी होगी, अगर वहां बाहर किसी की आप नागरिकता लेते हैं तो बाहर की छोड़ दीजिए। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ब्रिटेन से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप अब जरा देखिए इसमें, लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा भी नोट कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये याद कर लिया, आप रियल मानिए कि आपका संविधान के स्रोत वाले से क्वेश्चन जनरली नहीं छूटेगा। अगर ये जितना लिखे हो, अगर इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, तो संविधान के स्रोत से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो बन जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सब इसमें कंसिडर्ड है। ठीक है, जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं जनरली। अच्छा, लॉ मेकिंग वगैरह अगर कुछ पूछा जाए, लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस कौन करता है? संसद करती है भाई। लॉ मेकिंग प्रोसेस कौन करता है? संसद करती है। और संसदीय व्यवस्था किसमें है? ब्रिटेन में है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ध्यान से खुला रखिए, चीजें बना लेंगे आप लोग, है ना, कोई अलग से वो चीज नहीं है कि अगर हमने कहा कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो आपको याद है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस मतलब संसद देखती है, बिल पे पास होते हैं, फिर उसमें कानून बन जाता है। तो इस तरह से चीजें होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन से लिया गया होगा। ठीक है, चलो आते हैं अब हम लोग शुरू से, और आप लोग जरा, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं इसको, है ना, देखते हैं क्या चीजें चल रही थी, जल्दी से हमें याद हो जाए। सामने आ जाओ सब लोग, बस अब खत्म कर रहे हैं क्लास। आ गए सब लोग? अरे वाह, सब आ गए भाई। कहाँ छुपे रहते हो सब? ठीक है, ये चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने कैसे याद किया स्टूडेंट्स, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने एक शब्द देखा था, टीआरए। टीआरए से एक शब्द बना कौन? ट्रेड। ट्रेड मतलब कौन? व्यापार। ठीक है ना एवरीवन? बोल रहे हो सब लोग अपने मुंह से? हाँ वेरी गुड, सब बोल रहे हैं, ठीक। तो ट्रेड मतलब व्यापार, तो व्यापार की स्वतंत्रता आपके पास हो गई। इसी में हम थर्ड बोल सकते हैं, टीआर से एक शब्द बना सकते हैं थर्ड लिस्ट। और थर्ड लिस्ट हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को। समवर्ती सूची, ये इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इतनी बार हुआ है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आप यहाँ से थर्ड में याद कर लीजिएगा, यहाँ से लिया गया है। ऐसे भी याद कर लो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, और लिया से गया का जो शब्द है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, लाइए ऐसे भी कर सकते हो। तो समवर्ती सूची आपका यहीं से हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरा, एल से आप क्या याद कर लोगे? लैंग्वेज।
एल से लैंग्वेज याद करिएगा। और किसकी लैंग्वेज? प्रियम्बल। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया कि प्रियम्बल जब पूछेगा कि प्रियम्बल, एक्चुअली प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। प्रियम्बल जब पूछा जाता है तो वो अमेरिका से है, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, उसकी भाषा का जो वो चीज है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो एल से लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। चलिए, तीनों क्लियर हुआ। फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड थर्ड लिस्ट, एंड थर्ड इज लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, and third list is concurrent list, that is called समवर्ती सूची, and ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार की स्वतंत्रता। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रांस। फ्रांस में हमने आपसे कहा FRA, एक शब्द बनाइए फ्रेटर्निटी। फ्रांस में FRA से एक शब्द बनाइए फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक प्रकार से बंधुत्व, भाईचारा की भावना एक दूसरे। और भाईचारा की भावना का मतलब हो गया कि हम सबको एक बराबर मान रहे हैं, सब हमारे समान है, सब लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधिकारों में हनन नहीं करेंगे, और सब अब अगर नेटवर्क जाएगा ना तो हम लोग लिफ्ट कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगर चला गया तो, ठीक है। तो फ्रांस का क्लियर हुआ। चलिए, जर्मनी से कैसे हमने याद किया, रिवाइज करिए जिससे चीजें याद हो जाए, क्योंकि अभी लिख रहे थे आप लोग तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे, अब जल्दी याद हो जाएंगे। तो हमने जर्मनी से ध्यान दिया कि जर्मनी, जर्मनी हिटलर तानाशाही करता था, और एक प्रकार से जर्मनी में पूरा आपातकाल ही चला करता था। तो जो भी इमरजेंसी पावर्स हैं, आपातकाल की चीजें हैं, वो सब कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी। हिटलर हमेशा आपातकाल का ही कंडीशन लगाया रहता था। साउथ अफ्रीका, वेरी गुड। साउथ अफ्रीका, महान हमारे नेता बापू महात्मा गांधी सबसे पहले वहां चेंज करके आए, वहां पे पूरा संशोधन कर दिया, कहते हैं चलो भारत में संशोधन करते हैं, आ गए यहाँ पे। याद कर लीजिए अब कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट है, वो सब हमारे साउथ अफ्रीका से लिया गया। जापान, जान, आप हमारी जान हैं, ठीक है। आप सभी, आप सभी जितने हैं सब, ठीक है। तो आप सभी हो गए। तो ये अगर कोई आपके जान से या लाइफ से कुछ ऐसा होता है, तो इसका मतलब आपका वो चीज हमें जापान से देखने को मिलती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर है। रसिया से जो लिया गया है आपका सोवियत संघ। रसिया हमारा बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा मित्र है मतलब फ्रेंड है। फ्रेंड है मतलब हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, और उसी से बनेगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्रेंड है हमारा, तो 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, दोनों रशिया से ले लिए गए। आयरलैंड, आयरलैंड में आर शब्द हमने देखा, यहां से आर शब्द निकाल के लाया हम लोगों ने राज्यसभा, और ई से हम लोगों ने लेके आया इलेक्शन, और डी से हम लोग के लेके आए DPSP। तो आर से जब हम राज्यसभा लेके आए तो हमने क्या देखा? राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, मतलब
कि राज्यसभा के सदस्यों को जो चुनाव होना है, या चुनाव इलेक्शन तो नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट चुने चुने जा रहे हैं वो, तो डायरेक्ट अगर सेलेक्ट किया जा रहा है तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। वो किसी अपने फील्ड में बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना, शिक्षित होने चाहिए। इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे। तो ये किसके पास है? आयरलैंड के पास से। उन्होंने उनके संविधान से ले लिया कि चलिए ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, जब राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होगा तो हम ये सारी कंडीशन रख देंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन में हमने ये चीज ले ली। इलेक्शन किसका कर रहे हैं हम लोग? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो भी पद्धति है वो आयरलैंड से ली जा रही है। और डी से आप याद कर लीजिए लास्ट के डीपीएसपी सीधे। अमेरिका जो सबसे पावरफुल, और क्योंकि अमेरिका का संविधान एक रिटेन संविधान में कहा जाता है, लेकिन सबसे छोटा संविधान है इसका, तो हमने रिटेन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लिया कि चलो भाई हम भी अपना रिटेन रखेंगे। और यहाँ से आपने देखा कि बहुत पावरफुल है, तो एक प्रकार से आप याद कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट का कानून चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रक्रिया देखती है, और क्योंकि ये न्याय प्रक्रिया देखती है और ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। क्यों? अगर कोई लोअर कोर्ट कोई आदेश देता है और आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि भैया फिर से रिव्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा वेरी गुड, ठीक है हम करते हैं। तो जो भी जुडिशियल रिव्यू है वो देख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल, अमेरिका पावरफुल। तो जैसे अमेरिका पावरफुल वैसे सुप्रीम कोर्ट पावरफुल, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया। फंडामेंटल राइट्स, आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझेंगे। कब समझेंगे? जब आपके पास आपके मूल अधिकार है, क्योंकि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। कहोगे भैया ये हमारा अधिकार है, हम एक व्यक्ति के क्या बोलते हैं उसको, अभिव्यक्ति की आजादी है ना, हम अपने व्यक्त कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, हमारे अधिकार हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तो बाद में देखेंगे, वो सब देखेंगे कि मूल अधिकार कौन कौन से, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए जाने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ये जो भी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट या जो भी है जिस भी प्रकार से हटाया जाता होगा, या उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो वो अमेरिका के उससे ही लिया गया है आपका। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गई। ब्रिटेन, आप एक चीज याद कर लो ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको सब याद आ जाएगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और पार्लियामेंट में कौन बैठेंगे? भाई लोकसभा बैठता है, राज्यसभा बैठता है। कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है, ठीक है, जब पास होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर भी संसद में बैठते हैं। इसका मतलब कि कैबिनेट सिस्टम भी यहीं चलता है, ठीक है। और एक जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, यानी आप दो देशों की नागरिकता न लें, आप यहाँ रहेंगे तो आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा पूरे भारत का, किसी राज्य का सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सोचें कि मैं भारत का भी नागरिक बन जाऊं और उसके बाद यूपी का भी नागरिक बन जाऊं, एमपी का भी नागरिक बन जाऊं? दो शब्द अलग अलग हैं। नागरिक शब्द अलग है, निवासी शब्द अलग है। यूपी के आप निवासी हैं, एमपी के आप निवासी हैं, महाराष्ट्र के आप निवासी हैं, नागरिक आप भारत के हैं। जब आपसे कहा जाएगा कि आपने नागरिकता किसकी ली है, तो आप कहेंगे हमने भारत की नागरिकता ली है। निवासी वहां के हैं जहां आप रहते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप आपके पास, भारत की सिटीजनशिप है आपके पास, अलग अलग नहीं है। इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपको वो देखने को मिलता है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा हमारी बात, तुरंत आज ही याद हो जाएगा संविधान। आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, तुरंत बताते जाइएगा, बस 5 मिनट और लगेगा, खत्म। इसको आज ही याद कर लेंगे, बाकी हम भेज देंगे। हाँ, पीएम वगैरह का भी मिल जाता है इनसे, पीएम का भी आ जाता है। पीएम, अरे पीएम का क्यों नहीं आएगा भाई? भाई पीएम कहाँ बैठते हैं? कैबिनेट सिस्टम नहीं तो पीएम का ही तो कैबिनेट सिस्टम है। भाई कैबिनेट सिस्टम किसका है? पीएम का ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनका सिस्टम है तो पीएम तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फोकस होकर, खत्म करते हैं बस जल्दी जल्दी। भारत के संविधान में जो प्रियम्बल का विचार है वो किससे लिया गया है? प्रियम्बल का विचार किससे लिया गया है? प्रियम्बल का विचार किससे लिया गया है? जल्दी जल्दी जल्दी। अमेरिका, अमेरिका, यूएस, वेरी गुड, यूएस से, बहुत बढ़िया, हो गया, ठीक, खत्म। दूसरा, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय, क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है? दूसरा संसद, तीसरा संविधान, या चौथा धर्म? अरे ऑप्शन के सुनो भैया, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान संविधान में है, ठीक है। तो संविधान ऑप्शन में है, तो संविधान ऊपर है, ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है?
एवरीवन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई केस पे हमें फिर से वो करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। कहाँ से लिया गया? अमेरिका, अमेरिका, यूएसए। बहुत तेज हो गए हो तुम लोग, बहुत तेज। ठीक है। उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम किस संविधान से मानेंगे, किससे लिया गया? यूएसए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से जो भी होगा यूएसए से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो थर्ड लिस्ट, थर्ड किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया। ट्रेड, ट्रेड वाला थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट। ओके, समवर्ती सूची किससे? ट्रेड, याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया, वहां से हो गया। वेरी गुड, समझ गए होगे सब। डीपीएसपी, याद करो डीपीएसपी, जिसके लास्ट में डी आ रहा था। डीपीएसपी, डीपीएसपी किसके उसमें आ रहा था? आयरलैंड। आयरलैंड की स्पेलिंग जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में जो डी आ रहा था, डीपीएसपी, आयरलैंड। वेरी गुड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा यानी टैलेंट, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, एवं सर्विस को प्रतिनिधित्व मानते हुए भारतीय संविधान निर्माता ये किस देश से प्रभावित हुए थे? मतलब जब राज्यसभा का गठन होगा तो उसमें हम लोग टैलेंट को देखेंगे, अनुभव को देखेंगे और सेवा को देखेंगे, और उसके बाद हम उसका गठन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनके मेंबर की बात हो रही है जो हम मनोनीत करने वाले हैं। किस आधार पर? कितने अनुभवी हैं वो, ठीक है, अपने क्षेत्र में, है ना। तो यानी कि सबको नहीं बना सकते, जो अपने फील्ड का बहुत अच्छा व्यक्ति होगा उसको हम मनोनीत करेंगे। ये आयरलैंड से ही लिया गया है, आर वाले शब्द से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मूल अधिकार, जल्दी, फास्ट। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। क्या बात है भाई, सबका सही आ रहा है, मतलब गलत एक भी आंसर नहीं हो रहे हैं। मतलब चाहे जो भी है सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। शासन की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम। ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन। वेरी गुड, ब्रिटेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमरजेंसी, इमरजेंसी कहाँ से है? इमरजेंसी, इमरजेंसी, जर्मनी, हिटलर, जर्मनी, हिटलर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही भाई, बहुत सही। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम। यूएसए नहीं है भाई, यूएसए नहीं है, ब्रिटेन है। कैबिनेट सिस्टम संसद के लिए बना है ना, ब्रिटेन है। ब्रिटेन सब कैबिनेट के लिए बना है ना ये। एक आपका उसमें रह गया होगा, उसको हम देख लेते हैं अभी। बाकी सब आपने समझ लिया है। एक जरा अपनी लिस्ट आप देख लो, बस लास्ट हम खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो लिस्ट थी आपकी, हमने शेयर किया था ना, जो कहाँ गया वो लिस्ट? अच्छा, ये है। क्योंकि वो बताने में हमने नहीं किया है आपसे। ये रहा, ये देखो जल्दी। जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। एक देश का रह गया था, कनाडा का, कनाडा का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा का संविधान। ठीक है? ये तो आप इसको एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते, बहुत ज्यादा उसको भूलना मत। केंद्र राज्य संबंध, लिख लो जल्दी से, जो हम बता रहे हैं उस चीज को लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन उससे डायरेक्ट बनते हैं। केंद्र राज्य संबंध,
ठीक है, लिख लो कनाडा का संविधान, केंद्र राज्य संबंध, ये बिल्कुल सिंपल। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। यानी कि कोई ऐसा विधेयक है जिसपे हमें राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए, कि राष्ट्रपति एक बार उसको देख सके, ठीक है ना। ये डिवीजन ऑफ पावर वही कनाडा से ही तो लिया गया है, जो आपका केंद्र राज्य की भी शक्ति देखो है ना इसमें विभाजन, वो वहीं से लिया गया है। ओके, क्लियर सबको। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए कनाडा के लिए। देखिए पॉइंट्स ये भी यहाँ भी लिखे हुए हैं, है वही चीज, लेकिन आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो सकती है। अब जैसे ये लिखा उन्होंने वही है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। पहला पॉइंट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसका मतलब वही है कि राज्यों का संघ होगा भारत, ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन, मतलब ये यही बात है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे है, वही शक्ति का बंटवारा होगा। तो सिंपल वर्ड में हम समझा रहे हैं उसको। केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियों का रखना, इसका मतलब समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है जिस पर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो न केंद्र के पास है न राज्य के पास है, तो उस पर कोई भी कानून बनाना है तो केंद्र ही बनाएगा। आपको हमने एक पॉइंट ऐसा समझाया था, जब आपने देखा था 3 लिस्ट बनी थी, वायसराय के पास एक पावर दे दी गई थी, जब ना तो वो सेंट्रल लिस्ट में था, ना वो स्टेट लिस्ट में था, ना वो कंकरेंट में था, तो उसको रेसिडुअल लिस्ट बोला गया था। तो वो जो रेसिडुअल लिस्ट था अवशेषी, तो वो पावर केंद्र के पास ही है। अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो केंद्र ही उस पर चीजों को देख सकता है। तो वो चीजें केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जो ऑप्शन मिलते हैं वो इस शब्द से मिलते हैं। वो पूछेगा केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो किससे लिया गया, डायरेक्ट है वो वही पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में है। तो केंद्र राज्य के बीच संबंध जो भी है वो कनाडा के संविधान से। आप जब पहला आर्टिकल पढ़ेंगे अपने संविधान में, भारत राज्यों का संघ है, आप पहले ही जब शुरुआत करेंगे तो उसमें लिखा होगा भारत राज्यों का संघ है, पहले ही आर्टिकल है स्टार्टिंग का ही। ये भारत राज्यों का जो संघ है, ये कनाडा के संविधान से ही ये पॉइंट बताई जा रही है, राज्यों के संघ की परिकल्पना, कि हमारा भारत एक संघ होगा जिसमें कई सारे राज्यों को मिला के बनाया गया होगा। तो ये जो संकल्पना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए कैसे याद करेंगे, कनाडा में क्या याद करेंगे, नाड़ा। नाड़ा समझते हैं, थोड़ा सा फनी है, कोई बात नहीं। और नाड़ा क्या रखता है, सबको बांध के रखता है, क्या करता है, सबको बांध के रखता है, बस वही है कनाडा। तो संघ जो भारत है सारे राज्यों को आपस में बांध के रखता है, याद हो गया, कनाडा खत्म, ठीक है। तो राज्यों का संघ कौन, कनाडा। चलिए, तो चीजें क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, एवरीवन। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, यूएसए से, अमेरिका से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तेज हो गए तुम लोग। एक बार बस रिवाइज कर लेना, देखो संविधान के स्रोत तुम्हारे कंप्लीट, समझ गए ना। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बस।
चलिए अब हम तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर देते हैं जो है। ओके, इतना देर हमारा साथ देने के लिए आप सभी चैंपियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है।